हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका त्रिपाठी और आप सभी का बहुत स्वागत है उत्कर्ष लॉ क्लासेस में। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए और आज फिर हम चल रहे हैं अपनी संकल्प सीरीज़ को आगे बढ़ाने। और ये संकल्प सीरीज़ के माध्यम से जो आपने संकल्प लिया है इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम फिर इस सीरीज़ के माध्यम से कुछ और बातें करने जा रहे हैं सेम एक्ट पर, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को ही अभी कंटिन्यू करते हैं जब तक कि इसे हम अच्छे से नहीं कर लेते पूरा। तो रेडी हो जाइए सभी प्यारे फ्रेंड्स, जुड़ जाइए फटाफट। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अब शुरू करेंगे हम फिर से इंडियन एविडेंस एक्ट को देखना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले आपको बताया था, सेक्शन 1 पर बात हो गई थी, इंट्रोडक्शन हो गया था, हम लोगों ने इसका नेचर बेसिक सब चीज़ें देख ली थी। अब आज जो हमें बात करनी है वो क्या करनी है, आज हमें जो बात करनी है क्लॉज सेक्शन 3 देख रहे थे जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज देख रहे थे? इंटरप्रिटेशन क्लॉज देख रहे थे। तो अब इस सेक्शन 3 में आपने बहुत सारे जो उसमें इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है वो आपकी किस पर है? वो इस पर है कि आपने रेलेवेंट पढ़ लिया था, आपने एविडेंस देख लिया था कि एविडेंस क्या होता है, राइट। अब वहीं पर कुछ रह गया था कि एविडेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं, एविडेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखेंगे इसको यहाँ पर ध्यान से कि एविडेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं। देखिए, उस दिन हमने एविडेंस पर बात की थी कि एविडेंस क्या होगा। तो ओरल एविडेंस देखा था और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने देखा था, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और इसमें से क्वेश्चंस होते हैं कि साक्ष्य के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो साक्ष्य दोस्तों निम्नलिखित प्रकार के साक्ष्य होते हैं। कितने प्रकार के? निम्नलिखित प्रकार के। देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये है आपका, देखेंगे सबसे पहले आपका है प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य है। फिर है पारिस्थितिक साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस, यानी अगर कोई चीज जिसने देखी है वो डायरेक्ट कोर्ट में आके, सीधे कोर्ट में आके वही बता रहा है। डायरेक्ट एविडेंस, जिसने सुना, जिसने देखा वही बता रहा है। पारिस्थितिक साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी जो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अपने आप में साक्ष्य दे रही हैं, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। परिस्थिति ऐसी है कि परिस्थिति बता रही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वास्तविक साक्ष्य जिसे हम बोलते हैं रियल एविडेंस, सच में जो वास्तविक साक्ष्य है ये रियल चीज है, रियल वस्तु है। फिर देखेंगे हम अनुश्रुत साक्ष्य, जिसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता, कुछ मामलों में इसको स्वीकार किया जाता है, सभी मामलों में नहीं। तो अनुश्रुत साक्ष्य अगर गवाह के अलावा किसी व्यक्ति ने दिया है, विटनेस नहीं, विटनेस के अलावा कोई और व्यक्ति दे तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। तो हियरसे एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को आप डॉक्यूमेंट ही प्रस्तुत करके, अगर आप अपनी कोई बात साक्ष्य के रूप में देना चाहते हैं और वो भी उसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं, सपोज दैट आप अपनी एज के लिए प्रमाण पत्र देना चाहते हैं और आपसे मांगा गया कि आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की कॉपी ले आइए, तो आपने सीधे सीधे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे आपके, जो प्राथमिक साक्ष्य था, जो ओरिजिनल था, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो आपने प्रोड्यूस कर दिया। तो आपने क्या दिया है? सेकेंडरी कॉपी नहीं दी है, द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया, उसका जेरोक्स सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करके नहीं दिया, बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया। इट मींस कि ये क्या है? ये है प्राथमिक साक्ष्य। तो क्या है ये? यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी एविडेंस। फिर आप देखते हैं द्वितीयक एविडेंस, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। जी हाँ, जब आप सेक्शन 65 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में आगे कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन की परमिशन मिल गई है, अनुमति है कि इन मामलों में तुम प्राथमिक साक्ष्य मत दो, प्राइमरी एविडेंस मत दो, चलेगा, तुम इन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो, ओरिजिनल की जगह उसकी दूसरी कॉपी ला सकते हो। मतलब जैसे अगर जेरोक्स कराया है उसको ओरिजिनल से मिलान करा लिया है, मैच करा लिया है, फिर वो सिग्नेचर हुआ है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड है, तो जाके फिर वो जिन चीज़ों के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, यानी मूल की जगह, ओरिजिनल की जगह आप उसको दे रहे हो, तो वो सेकेंडरी एविडेंस। फिर आपने देखा मौखिक साक्ष्य। जी हाँ, उस दिन हमने इस पर बात की थी। तो मौखिक साक्ष्य जिसको कि हम बोलते हैं ओरल एविडेंस।
और फिर आपने देखा यहाँ पर क्या दिया है, दस्तावेजी साक्ष्य, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके एक बार, जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपने उस दिन भी सुना था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसको कि आप देखते हो कि ये 17/10/2000 से लागू है और IT एक्ट 2000 से इंसर्टेड है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपने सारे देखे साक्ष्य के प्रकार, तो जी हाँ यही है साक्ष्य के प्रकार, इनके अलावा और कोई साक्ष्य के प्रकार नहीं है। तो याद रखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने यहाँ पे कितने प्रकार देखे हैं, 9 प्रकार के आपने क्या देखे हैं, काइंड्स ऑफ एविडेंस और टाइप्स ऑफ एविडेंस। प्रत्यक्ष साक्ष्य दस्तावेजी, मौखिक, जी हाँ डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, सेकेंडरी, प्राइमरी, हेयरसे, रियल, सर्कमस्टेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। तो ये सारे आपने एविडेंसेस के प्रकार देखे। अब चलेंगे और कुछ केस देखेंगे। रामा रेड्डी वर्सेस BV गिरी, जो कि AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। किसका मामला है, रामा रेड्डी वर्सेस BV गिरी, AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट। बातचीत के टेप रिकॉर्ड को जब, अगर दोस्तों मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैंने क्वेश्चन बताया था कि, और एक केस और बताया था, पुष्पा देवी रामजातिया का मामला, जिस ML वर्सेस ML वंधावा, जिसमें आपको बताया गया कि अगर साक्ष्य ले आए गए हैं, गलत तरीके से भी लाए गए हैं, और उन साक्ष्यों के माध्यम से, उन एविडेंसेस के माध्यम से क्या किया जा सक रहा है, कन्विक्शन किया जा सकता है, दोष सिद्धि की जा सकती है, किसकी, एक्यूज्ड की, तो कोर्ट उसे कंसीडर कर सकता है, कोर्ट उसे परमिट कर सकता है, चाहे वो जैसे भी लिए गए हों। ठीक है, तो ये आपने देखा था पुष्पा देवी के केस में। अब वहीं पर एक और केस जो आपसे रामा रेड्डी वर्सेस BV गिरी, AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बातचीत के टेप रिकॉर्ड को भी, मान लीजिए आपस में बातचीत हो रही है, इसको टेप रिकॉर्ड कर लिया गया, तो इस टेप रिकॉर्ड को भी क्या समझा जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहां आपको ये याद रखना है कि इसको कैसा माना जाएगा, तो जी हाँ ये डॉक्यूमेंट्री, क्यों, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो गया, इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसको चूंकि रिकॉर्ड कर लिया गया है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। Now next case, the Supreme Court of India in the case of कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री। ध्यान से देखेंगे कौन सा केस है, कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री एंड अदर्स 2011 stated that hearsay evidence is not considered as relevant evidence, right? मैंने आपको पहले ही बताया कि हेयरसे एविडेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, कैसे, एक रेलेवेंट एविडेंस की तरह, सुसंगत साक्ष्य के रूप में नहीं इसे ग्राह्य माना जाएगा अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इज देयर एनी केस फॉर दिस? यस, कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री 2011 का केस। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि अनुश्रुत साक्ष्य, जो अनुश्रुत साक्ष्य है वो सुसंगत साक्ष्य नहीं माना जाएगा। सुसंगत, जी हाँ, जो आप देख रहे हो सेक्शन 6255 में रेलेवेंट है, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से ऐसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, यानी पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट होगा अगर उनके बीच का कनेक्शन कैसा है। सेक्शन 6255 तक में जो भी तरीके दिए हैं उनमें से किसी तरीके से ये दोनों फैक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसमें से एक फैक्ट दूसरे का रेलेवेंट फैक्ट होगा, सुसंगत तथ्य होगा। फिर एक केस आप देखते हो, सुधा देवी वर्सेस MP नारायण 1988 का केस। जी हाँ, कुछ केसेस भी हम साथ में करते चलेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि आपके हर तरह से आपकी प्रिपरेशन होती चले। तो सुधा देवी वर्सेस MP नारायण 1988, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है कि जो साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसका सेक्शन 3 विच इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सो सेक्शन 3 जो डील क्या करता है, इंटरप्रिटेशन को करता है, तमाम लीगल टर्म्स को करता है, गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 3 के तहत जो शपथ पत्र है, जी हाँ एफिडेविट, जो कि जिसपे आपने देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा, बट इसका एक्सेप्शन आपको मैंने बताया था क्या है, एक्सेप्शन है ऑर्डर 19 ऑफ CPC।
ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी। तो धारा 3 के तहत शपथ पत्र पर दिए गए कथन, जो शपथ पत्र पर कथन दिए हैं वो साक्ष्य में नहीं आते हैं जब तक कि न्यायालय आदेशित ना करे। जब तक कि कोर्ट इसके लिए आदेशित ना करे तब तक ये इसमें नहीं आते हैं। साथ साथ दोस्तों विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल 1963 का भी एक केस है, 1963 का भी एक केस है जिसमें भी यही बात कही गई है। क्या बात कही गई है कि अगर न्यायालय एक तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने के लिए नहीं कहता वहां वह साक्ष्य नहीं है। तो विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल, विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल, ये केस भी आप देख रहे हैं जो कि कब का है, 1963 का है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा। सुप्रीम कोर्ट दोनों केसेस में आप देख रहे हैं सेम बात कही कि अगर जब तक, और एक्सेप्शन है, जी हाँ एक्सेप्शन इसका क्या है, एक्सेप्शन आप देख रहे हो ये है, एक्सेप्शन है ऑर्डर 19 सीपीसी एफिडेविट के मामले में, तभी वो साक्ष्य के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो ये कुछ केसेस आपने देखे इस पर। अब आगे चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टा डैश का अपवाद है। इन एविडेंस एक्ट रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द, तो रेस जेस्टे किसका अपवाद है बताएंगे। अनुश्रुत नियम हियरसे रूल, बी सुसंगतता नियम रेलेवेंसी रूल, सी परिस्थिति जन साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो रेस जेस्टा जो कि आप कहाँ देखते हैं, रेस जेस्टे सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते हैं, और ये किसका अपवाद है, तो ये है हियरसे रूल का अपवाद है, अनुश्रुत नियम का। क्यों? अनुश्रुत नियम ये है सुनी सुनाई बातों को बताने वाला, सुनी सुनाई बातों को कहने वाला, यानी खुद से न सुना है, किसी और से सुना है, किसी और से जाना है और तब एविडेंस दे रहे हैं, तो ये रेस जेस्टे का क्या है, अपवाद है। क्यों? रेस जेस्टे क्या है, रेस जेस्टे आपने देखा है कि ये क्या कर रहा है, सेम ट्रांजैक्शन है, एक ही समव्यवहार है, सेम ट्रांजैक्शन का अगर पार्ट बना रहे हैं, जो फैक्ट्स पार्ट है सेम ट्रांजैक्शन का, वो आपस में कैसे हैं, रेलेवेंट हैं और इनको साक्ष्य में दिया जा सकता है, इन्हें साक्ष्य में दिया जा सकता है। तो ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, किसी समव्यवहार का भाग है, घटना का ही भाग है। किसी ने कहा, जैसे मैंने उस दिन भी बताया कि मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए, और जाने पर वो महिला मरी हुई मिलती है, तो क्या ये सुनी सुनाई बात बता रही थी? नहीं भाई, वो तो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट था, उसने हेल्प मांगी फिर वो मर गई। तो जी हाँ, इसका अपवाद ये है कि इसमें सुनी सुनाई बात नहीं है, पूरे समव्यवहार कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है, किसी की कहीं सुनी बात नहीं बताई जा रही है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हियरसे एविडेंस। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य का आशय है। अंडर द एविडेंस एक्ट फैक्ट मीन्स क्या है, फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंस, बोथ फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आपको ये कराया था कि फैक्टम प्रोबेंशिया क्या है, फैक्टम प्रोबेंस क्या है, फैक्टम प्रोबेंड क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आज हम इसका आंसर लगाएंगे कि ये है सी, फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस। क्वेश्चन 13 है, साक्ष्य शब्द का आशय है, द वर्ड एविडेंस रिलेट्स ओनली टू, किससे संबंधित है, डॉक्यूमेंट्री, एडमिसिबल, ओरल, नन। तो साक्ष्य वही है जो एडमिसिबल है, ग्राह्य है। तो सेक्शन एक तो आपको बताया था मैंने 5, एंड सेक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 136, जी हाँ, जो ग्राह्य है, और ग्राह्य होना कौन तय कर रहा है, न्यायालय, अगर वो उसको परमिशन दे रहा है तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, स्वीकार्य है, एडमिसिबल है। निम्न में से असत्य कथन है, साक्ष्य डैश हो सकती है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर, एविडेंस में बी। कैसी हो सकती है, अभी आपने पढ़ा, प्रत्यक्ष, असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन अभी आपने देखा है, बताइए। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्राथमिक व द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी,
मौखिक व दस्तावेजी, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। एंड नेक्स्ट देख रहे हैं डी, प्रक्रियात्मक व सारभूत, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। तो अभी आपने टाइप्स ऑफ एविडेंसेस में या काइंड्स ऑफ एविडेंसेस में देखा कि आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल, डॉक्यूमेंट्री सभी देखने को मिले, लेकिन आपको क्या नहीं मिला? तो असत्य कथन क्या है? साक्ष्य डैश हो सकती है। तो ये असत्य कथन है कि साक्ष्य प्रक्रियात्मक व सारभूत हो सकती है, ये बात असत्य है। और अब ये देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, साबित किसका परिणाम है? प्रूव्ड इज द रिजल्ट ऑफ, जांच का, इंक्वायरी, बी साक्ष्य का, एविडेंस, सी अन्वेषण का, इन्वेस्टिगेशन, एंड डी है कथन का, स्टेटमेंट। तो आपको पता है साबित जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं? जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 में ही पढ़ते हैं, जी हाँ। और ये किसका परिणाम किसका होता है? प्रूव्ड इज द रिजल्ट ऑफ, साक्ष्य का, एविडेंस का होता है। तो अब साबित क्या है, ना साबित क्या है, या प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये क्या है, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में कुछ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कल, तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच।